Hello guys, welcome to the channel Nivesh Kashyap Tutorials. Here I am your mentor for current affairs and legal GK. And from today we are going to start a series on current affairs and legal GK that are relevant for your various entrance examinations and other examinations too. So from today we will be uploading various videos related to the current affairs. So let's start with our first video. So before moving, I wish you a very happy new year as it has been a new year according to the Hindu calendar. So Hindu New Year has been started on 9th of April and our first news is related to the Hindu New Year only. So let's start the video. So our first news is it falls on the first day that is Pratipada Tithi of Shukla Paksh in the month of Chat. So हमारी बेसिकली न्यूज क्या है कि मंथ जो हिंदू न्यू ईयर आता है ये कब आता है इन द मंथ ऑफ चैत्र आता है एंड प्रतिपदा तिथि को ऑफ द शुक्ल पक्ष 2024 में जो हिंदू न्यू ईयर है वो कब सेलिब्रेट किया गया था ऑन 9th ऑफ अप्रैल एंड ये विक्रम संवत जो कि एक हिंदू वी कैन से हिंदू कैलेंडर होता है हिंदू ईयर कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग 2081 की स्टार्टिंग हो चुकी है नाउ along similar lines उगादी ये एक जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे बनाया जाता है ये बेसिकली एज अ तेलुगु न्यू ईयर बनाया जाता है इन द डिफरेंट स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड कर्नाटका सो बेसिकली एज इन तेलुगु न्यू ईयर भी मनाया जाता है इसको उसका नाम बना दिया यहाँ पे उगाडी उगाडी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड कर्नाटका में अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में इसको एज अ गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट किया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर इसको एज अ नवरे सेलिब्रेट किया जाता है एंड मणिपुर इसको सजीबू चेराओबा सेलिब्रेट किया जाता है सो बेसिकली है ये न्यू ईयर सारी कम्युनिटीज सारी स्टेट्स के लिए ये न्यू ईयर ही है बट दे हैव बीन कॉलिंग इट विद द डिफरेंट नेम्स फिर उसके बाद आता है हमारी द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज इन अप्रैल 2024 सो अगर हम देखें क्योंकि डेज एंड थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस सो अगर हम देखें कि 1 को क्या मनाया जाता है तो इसको नेचर डे मनाया जाता है 2 को उड़ीसा फाउंडेशन डे मनाया जाता है एंड 2 को वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है 4 को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाया जाता है 5 को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 6 को नेशनल हैंडमेड डे मनाया जाता है ऑल्सो नेशनल लाइब्रेरी डे भी मनाया जाता है 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है एंड 10 को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेज फ्रॉम 1 to 6 of अप्रैल अब हम देखते हैं कि 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑल्सो है ठीक है इंपॉर्टेंट वन क्या है इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है ठीक है 6 अप्रैल को इस ईयर के इसकी थीम क्या थी स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज एंड दिस वाज द लोगो ऑफ दिस ईयर्स थीम ठीक है उसके बाद हमारा आता है द वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को तो वर्ल्ड हेल्थ डे की इस बार की थीम क्या थी माई हेल्थ एंड माई राइट so 7 अप्रैल marks the anniversary of the founding of the WHO in 1948 इसको क्या मनाया जाता है द फाउंडिंग एनिवर्सरी क्योंकि 7 अप्रैल को 1948 में WHO को फाउंड किया गया था सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं सो इट इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 में इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम घेब्रेयेसस ठीक है तो ये था हमारा अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं जिनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी माना जाता है जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो आफ्टर 33 इयर्स रिटायर हो चुके हैं फ्रॉम द राज्यसभा सो एक हम रिकैप देख लेते हैं इनका इनकी पूरी जर्नी So Manmohan Singh ends 33-year-old long innings in the Rajya Sabha.
ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। इनका 33 ईयर पार्लियामेंट्री सेशन था जो कि अप्रैल अप्रैल 3 को कंप्लीट हुआ था। सो ही बिकेम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। कब बने थे? इन 1991 में। एंड ही वाज री इलेक्टेड फॉर 5 more terms। 1991 में बने थे, 5 more terms के लिए इनको इलेक्ट किया गया था। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे, जो थी 1991 to 1996 तक। एंड India, he was hailed for putting India on the road to liberalization in the year 1990s। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी सर्व किए थे फ्रॉम 2004 to 2014, ये इनका टेन्योर था। फिर उसके बाद हमारा आता है कि अगर यहाँ पे राज्यसभा के बारे में आया है तो हम थोड़ा राज्यसभा के बारे में भी रिकैप कर लेंगे। राज्यसभा है, इसको इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, मीन्स इसके मेंबर्स कितने हैं। सो राज्यसभा should consist of more than 250 members। 230 जो है representing the states and the territories, and जो 12 members है वो जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं by the president। जो राज्यसभा है ये परमानेंट बॉडी है, ये डिसोल्यूशन इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन 1/3 ऑफ द मेंबर्स आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर इसके रिटायर किए जाते हैं एंड न्यू मेंबर्स इसमें इलेक्ट किए जाते हैं। जो ईच मेंबर होता है उसका टर्म होता है 6 years का। फिर उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है एंड उसकी जगह पर नया मेंबर लाया जाता है। लेकिन पूरी राज्यसभा कभी भी एक साथ डिसॉल्व नहीं की जाती है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो यहाँ के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, कहाँ के? राज्यसभा के। सो ये था हमारा ऑल अबाउट द राज्यसभा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो बिल्किस मिर है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है एज अ जूरी मेंबर्स एट द पेरिस ओलंपिक्स। तो जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं वहां की जो फर्स्ट वुमेन बनी है टू बी जूरी, वो कौन बनी है? बिल्किस मिर। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है। सो बिल्किस मिर इज अ कैनोइस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इज सेट टू क्रिएट हिस्ट्री as the first woman from India to serve as a jury member at this year's Summer Olympics in Paris, scheduled from 26th July to 11th of August। जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस में, उनको उस टाइम के लिए इनको एज ए ज्यूरी सिलेक्ट किया गया है। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। नाउ जो बिल्किस है who also served as a jury member at the previous year's Asian Games in Hangzhou, China। जो अभी एशियन गेम्स हुए थे हाल ही में लास्ट ईयर, वहां पे भी इनको जूरी मेंबर में सिलेक्ट किया था। सो यहाँ पे मेनली एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो समर ओलंपिक्स होंगे वो कब से कब तक होंगे, एंड जो बिल्किस है वो जूरी मेंबर और कौन से गेम्स में रह चुकी है। सो इन द एशियन गेम्स जो कि हुए थे हांगझो, चाइना में। इसके बाद आता है हमारा अबाउट द जीआई टैग्स। जीआई टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज पर्सपेक्टिव टू वेरियस एग्जामिनेशंस। तो जो सितार एंड तानपुरा है उसको महाराष्ट्र का जीआई टैग, मतलब महाराष्ट्र का जो सितार एंड तानपुरा है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है ना? So, let's see about this। सितार तनपुरास मेड इन महाराष्ट्र मिराज टाउन गेट द जीआई टैग्स। कौन से टाउन में बनाया जाता है? मिराज टाउन में। द सितार्स इन तनपुरास ऑफ मिराज, अ स्मॉल टाउन इन महाराष्ट्र, अ सांगली डिस्ट्रिक्ट known for its craftsmanship in making musical instruments, have been awarded the coveted geographical GI tags। जो कि सांगली डिस्ट्रिक्ट में, आपने मिराज नहीं सुना होगा तो आपने सांगली डिस्ट्रिक्ट तो जरूर सुना होगा। तो वहां पे सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल टाउन है मिराज, वहां पे ये जो सितार एंड तनपुरास बनाए जाते थे उनको जीआई टैग मिला है। द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग सितार एंड तनपुरास इन मिराज goes back more than 300 years with over 7 generations of craftsmanship over having worked towards making these string instruments। तो ये जो we can say
ये जो क्राफ्टमैनशिप है उनकी, ये जो उनका क्राफ्ट है ऑफ मेकिंग सितार्स एंड तंतुरास, ये 300 ईयर्स पुराना है। एंड ऐसा माना जाता है कि 7 जनरेशन से उनका ये काम चलता हुआ आ रहा है। द वुड फॉर मेकिंग द मिराट सितार्स एंड तंतुरास इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन कर्नाटका। तो जिससे ये बनाए जाते हैं वो फॉरेस्ट कहाँ पे है, मीन्स जो वुड आती है फॉर मेकिंग सितार्स एंड तंतुरास, वो कहाँ से आती है, वो आती है फ्रॉम कर्नाटका के फॉरेस्ट से। While pumpkin gourds are sourced for मंगलवेदा रीजन ऑफ महाराष्ट्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द जीआई टैग्स। इसके बाद आता है हमारा IWF वर्ल्ड कप 2024 में बिंद्या रानी देवी विंस ब्रॉन्ज मेडल। तो जो IWF वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बिंद्या रानी देवी ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। सो बिंद्या रानी देवी जो कि मणिपुर से हैं, द बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, 2022 सिल्वर मेडलिस्ट वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द IWF वर्ल्ड कप 2024, जो कि कहाँ हुआ था, फुकेट में हुआ था इन द थाईलैंड। इन्होंने ऑलरेडी बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल जीता था, जो कि हुए थे 2022 में। Now competing in the non-Olympic women's 55 kg category, Vindarani lifted a total of 196 kg। ठीक है, तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कितना वेट पुट मीन्स वो किया था, 196 kg वेट लिफ्ट किया था। किस कैटेगरी में, वुमेन्स 55 kg कैटेगरी में। शी ऑल्सो वॉन अ सिल्वर मेडल इन द क्लीन एंड जॉग कैटेगरी। क्लीन एंड जॉग कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब हम कुछ देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कुछ आइकन्स सिलेक्ट करे हैं। सो इन आइकन्स लिस्ट मेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कुछ आइकन्स हैं। शीतल देवी को बनाया है नेशनल दिव्यांग जन आइकन। मोहम्मद शमी को बनाया है उत्तर प्रदेश का आइकन। शुभम गिल को बनाया है पंजाब का आइकन। सचिन तेंदुलकर को बनाया है नेशनल आइकन। एंड राजकुमार राव को भी बनाया गया है नेशनल आइकन। किसने बनाए हैं, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखते हैं 111-year-old जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड फ्रॉम इंग्लैंड बिकम्स वर्ल्ड्स न्यू ओल्डेस्ट मैन। जो होता है ना कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी होते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन कौन सा है, मींस इन हाइट इन द वर्ल्ड। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, मींस जिसकी सबसे ज्यादा एज है। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो पहली बार जो 111-year-old है, जिनका नाम है टॉन्स एल्फ्रेड टेनिसवुड, इन्होंने न्यू पोजीशन ले ली है। एंड जो पहले पोजीशन होल्डर थे, ही वाज 114-year-old, जिनका नाम था विसेंटी पैरिक्स, जो कि वेनेजुला से थे, वो पास अवे हो चुके हैं। तो जो 114 वाले जो पास अवे हो चुके हैं, उनकी प्लेस अब ले ली है 111 वाले ने, जॉन एल्फ्रेड ने। एंड इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर रखा है फॉर व्हाट, टू बी द मीन्स जो सबसे ओल्डेस्ट है उनमें से। ठीक है, जो कि न्यू ओल्डेस्ट मैन। तो कौन बन गए हैं, जॉन एल्फ्रेड। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, विसेंटे पैरिक्स को, जो कि थे पेनिनसुला के। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड हमारी नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है आईपीएस ऑफिसर लव कुमार अपॉइंटेड एज आईजी इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आईजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में लव कुमार को अपॉइंट किया गया है। So it is an elite force specially raised for the protection of the country's prime minister, former PM's 1 year and the immediate family। तो ये क्या है, ये एक एलिट फोर्स होती है जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी मीन्स प्रोवाइड करते हैं किसको, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको, एंड देयर इमीडिएट फैमिली, जो उनकी फैमिली होती है। लाइक इमीडिएट फैमिली कौन सी होती है, वाइफ या उनके चिल्ड्रंस, दीज या उनके मींस उनके पेरेंट्स, ये इनकी इमीडिएट फैमिली हो जाते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। इट वाज स्टार्टेड इन 1985। 1985 में स्टार्ट किया गया था जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। ठीक है, 1984 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद से इनको अपॉइंट किया जाने लगा 1985 से, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द इमीडिएट फैमिलीज एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, द एसपीजी एक्ट 1988 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एसपीजी।
जो एसपीजी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशंस फॉर जो एसपीजीज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एसपीजी क्या होती है। इट इज एन एलिट फोर्स स्पेशली रेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड द इमीडिएट फैमिली। एंड हमने देख लिया है कि ये कब आई थी एंड क्यों आई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो डेथ हुई थी 1984 में, उसके रेगुलेशन में इसको लाया गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, इसलिए 1985 से इसको लाया गया था। इसके बाद आता है हमारा कन्यादान इज नॉट एसेंशियल इन हिंदू मैरिज एक्ट, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है। सो अ बेंच ऑफ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी क्लैरिफाइज दैट। तो ये बेंच कौन हेड कर रहा था, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी। उन्होंने ये बोला है कि जो कन्यादान है ये मैंडेटरी नहीं है फॉर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। मैरिज को प्रूव करने के लिए या मैरिज होने के लिए कन्यादान क्या कहते हैं, मैंडेटरी नहीं है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। द कोर्ट emphasized on सप्तपदी, द सेवन स्टेप्स और सात फेरास। ठीक है, फंडामेंटल रिचुअल और, ठीक है, तो जो कोर्ट है उन्होंने ऐसा बोला कि जो मैरिज का जो फंडामेंटल रिचुअल होता है वो मेनली होता है कि सेवन स्टेप्स और द सप्तपदी। उन्होंने कहा है कि जो कन्यादान है वो एसेंशियल नहीं है, जो फंडामेंटल या जो मेन रिचुअल होता है, जो मेन रस्म होती है, वो सिर्फ और सिर्फ होती है सप्तपदी, दैट इज सेवन फेरास। ठीक है, ऐसा दिया है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। अब हमने हिंदू मैरिज एक्ट देख ही लिया है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। So the matrimony of a Hindu couple is governed by the Hindu Marriage Act 1955। जो शादी की जाती है हिंदू कपल की वो अकॉर्डिंग टू गवर्न की जाती है बाय द Hindu Marriage Act of 1955। The act deals with the registration of marriage after its solemnization। ठीक है, जब शादी हो जाती है उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर दिस एक्ट ऑफ अ मैन एंड अ वुमन बिलोंगिंग टू अ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और अ जैन कम्युनिटी। ये जो कुछ कम्युनिटीज हैं जो इसके अंडर आती हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। The inclusion of the other three religions with the ambit of the term Hindu is in accordance of the definition of the term under Article 25 2B of the Indian Constitution। ठीक है, तो जो अदर जो इंक्लूजन्स हैं दैट इज सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन कम्युनिटी, ये आते हैं अंडर आर्टिकल 252B इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो द कंडीशंस लेड डाउन इन द एक्ट आर एज फॉलोज। अब क्या कंडीशंस हैं, देयर शुड नॉट बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पाउस ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज अलाइव एट द टाइम ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ द मैरिज। अब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, तो इसमें ये दिया है कि जो स्पाउस है मीन्स जो भी जिसकी भी शादी होने वाली है उसका आइदर पहले से ही कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस शादी का फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जब वो शादी हो रही है तो वो नहीं हो सकती अगर उसका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्पाउस है तो। नो पार्टीज incapacitated to give consent to the marriage due to unsound mind, and the legal age permitting age between a man and a wife are being, जो लीगल एज बताई गई है वो है 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर द वुमेन। ठीक है, तो ये था जो मेन कंसेप्ट जो कि दिया है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट किसी शादी को लीगल करने के लिए। अब आता है संगीत नाटक अकेडमी टू ऑर्गेनाइज शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो हमने देखा कि 9th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, क्या क्या स्टार्ट हुआ है 9th ऑफ अप्रैल से हमारा हिंदू न्यू ईयर। वो तो हिंदू न्यू ईयर वाले दिन से हमारे नवरात्रि फेस्टिवल भी स्टार्ट हुए हैं जो कि चलने वाले हैं 17th ऑफ अप्रैल से। ठीक है, सो जो इसमें इस टाइम पे ऑर्गेनाइज होगा शक्ति दैट इज फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, कहाँ पे, एट द 7 डिफरेंट शक्तिपीठ इन द कंट्री। जो मेन 7, देयर आर 51 शक्तिपीठ लेकिन जो मेन है वो 7 शक्तिपीठ है इन द कंट्री। So the inauguration of the Shaktipeeth will begin from the Kamakya temple, जो कि है गुवाहाटी में, जो कि सबसे बड़ा शक्तिपीठ एंड मेन शक्तिपीठ माना जाता है। ठीक है, सो कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, फ्रॉम द कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी, एंड दिस विल बी कंक्लूडेड एट शक्तिपीठ मां हरसिद्धि टेम्पल जयसिंहपुर उज्जैन में। ठीक है, जो कि उज्जैन में है मां हरसिद्धि का, मीन्स कामाख्या टेम्पल के बाद होगा मां हरसिद्धि टेम्पल में जो कि जयसिंहपुर उज्जैन। There are 51 Shaktipeeth in
इंडिया, जैसे मैंने बोला कि मेन है 7 लेकिन बाकी कितनी है 51 शक्तिपीठ इन इंडिया। तो जो शक्ति फेस्टिवल हो रहा है ये फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस है, जो कि 9th to 7th अप्रैल दैट इज ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि में डिफरेंट शक्तिपीठ पे होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया रिसीव्स फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। कहाँ से? रशिया से, टू बी डिप्लॉयड एट द एलएसी। ठीक है। सो इंडियन आर्मी रिसीव 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस। ये जो मैन पोर्टेबल है मीन्स ये मैन इसको आसानी से कैरी कर सकता है। एज यू कैन सी इन द इमेज, ऐसे 24 सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम इनने मंगाए हैं। System Manpats, which were accompanied by 100 missiles, and rest of these system will be made in India through. ठीक है? Transfer of technology from Russia. This procurement aims to enhance the Army's very short range air defense capabilities, particularly in high mountains terrain along the northern border. ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो इसका एम क्या है मेनली कि जो आर्मी की जो वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम होता है तो ये हाई माउंटेन्स और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे काम करेगी। ठीक है। तो ये था हमारा अबाउट द इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। इट इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज मनपथ, जो कि रशिया से आया। इट इज नोन इन द वेस्ट एज SA-24 ग्रेंज। इसको वेस्ट में SA-24 ग्रेंज माना जाता है। ठीक है। इट एंटर्ड सर्विस विद द रशियन आर्मी इन 2004। तो ये रशियन आर्मी ऑलरेडी यूज कर रही है कब से? 2004 से। एंड इट इज कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग डाउन लो लाइन एयरक्राफ्ट। इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइज एयर टारगेट सच एज क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। ठीक है। फिर उसके बाद है इट हैज एन इफेक्टिव रेंज अप टू 6 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है वो 6 किलोमीटर तक काम करेगी। द लिमिटिंग एल्टीट्यूड ऑफ इफेक्टिव टारगेट डिस्ट्रक्शन फॉर द इग्ला एक्स इज 3.5 किलोमीटर्स। तो ये था हमारा अबाउट द इग्ला एक्स मिसाइल। इसके बाद आता है TSAT-1A। ये क्या है? अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है। So TSAT-1A, India's first private Earth observation satellite, Tata Advanced System, Tata Sons wholly owned subsidiary, has launched India's first private sector built sub-meters resolution Earth observation satellite in collaboration with Satellogic Company of US. इन्होंने लॉन्च की है किसके कोलैबोरेशन में? with Satellogic Company of USA. Now, TSAT-1A will provide high-resolution satellite images with low latency delivery. तो ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करेगा विद लो लेटेंसी डिलीवरी एंड द सब मीटर रेजोल्यूशन मींस द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द सैटेलाइट सेंसर will be able to capture an area whose size is less than 1 × 1 meter also. मतलब इसकी इतनी हाई रेजोल्यूशन वो इमेज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है कि कितनी भी छोटा सा छोटा एरिया हो, चाहे वो 1 × 1 मीटर का भी हो, लेकिन ये उसको भी कैप्चर कर लेगी। The satellite was launched from the Kennedy Space Center, Florida by SpaceX Falcon 9 rocket से। इससे लॉन्च किया गया था। The TSAT-1A assembled at TASER's Vanagal facility in Karnataka। यहाँ पे इसको असेंबल किया गया था। The Indian Armed Force are expected to be one of its major users। तो ये मेनली किसके लिए यूज की जाएगी? जो इंडियन आर्म फोर्स है, आर्मी फोर्सेस है, उनके लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि इंडिया सेकंड ग्लोबल पोर्ट इन सितवे म्यांमार में। तो इंडिया का सेकंड ग्लोबल पोर्ट बनाया जा रहा है सितवे म्यांमार में। तो वी कैन सी यहाँ पे ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? ये हमारा कोलकाता रीजन से स्टार्ट होगा एंड ये रहा सितवे। ये हमारा पूरा म्यांमार का रीजन है एंड यहाँ पे हमारा ये रहा सितवे। तो यहाँ पे इसको बनाया जाएगा। ठीक है। सो India's second global port in Sidway, Myanmar. The Ministry of External Affairs has approved India's Portal Global proposal to take over the entire operation of the Sitwe port located on the Kaladan River in the Rakhine province of Myanmar. तो कौन सी प्रोविंस है? रखाइन। एंड कौन सी रिवर है यहाँ की? यहाँ की रिवर है कौन सी? कलादान। ये जो रिवर है ये कौन सी है? कलादान। यहाँ पे इस पोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। फिर उसके बाद ओके
सो ये हमने देख लिया कहाँ पे हो रही है, रखाइन कलादान रिवर पे। कौन सी प्रोविंस है? रखाइन प्रोविंस पे। इंडिया स्पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड is a subsidiary of Sagarmala Development Company Limited, which is under the Union Ministry of Port Shipping and Waterways. जो इंडिया स्पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, ये काय की सब्सिडरी है? सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की, जो कि किसके अंडर आती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सो जो सितवी पोर्ट ऑफ म्यांमार है, ये सेकेंड इंटरनेशनल पोर्ट बना है आफ्टर द शहीद बहिस्ती पोर्ट। शहीद बहिस्ती पोर्ट के बाद ये सेकेंड इंटरनेशनल पोर्ट बना है Chabahar of Iran to come under the control of India Ports Global Limited. Now, however, unlike the Chabahar port where India controls only two terminals, India had full control over the Sitwe port. अब क्या है कि जो चाहवर पोर्ट है ईरान का, जो इंडिया का और जो ईरान का जो पोर्ट है, उसमें क्या है कि इंडिया सिर्फ टू टर्मिनल्स को इसके कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो सितवे पोर्ट है म्यांमार का, वहां पे इंडिया पूरा उसको कंट्रोल कर सकती है। सो the recently approval deal included a long-term lease of the port to India, which will be renewed every 3 years. ये लीज पे दिया गया है एट अ लॉन्ग टर्म, जो कि हर 3 साल में रिन्यू किया जाएगा। The IPGL will raise resources to develop the port further. जो IPGL है वो आगे और रिसोर्सेज डेवलप करेगा कि पोर्ट को और डेवलप किया जाए। Now the Sitwe port development in the Rakhine province of Myanmar, it's a part of Kaladan multimodal transit transport project signed between India and Myanmar. ठीक है, तो ये क्या है? इज अ पार्ट ऑफ कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। जो हमारा कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ट्रांजेक्शन वो ट्रांसपोर्टेशन का, उसका ये क्या है? उसका पोर्ट, उस पोर्ट के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, सितवे पोर्ट है वो किसके लिए है? ये कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, इसका पार्ट है जो कि इंडिया एंड म्यांमार के बीच में साइन किया गया है। ठीक है, नाउ सो बेसिकली अगर प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाता है तो यू कैन राइट कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसको कंप्लीट करने के लिए सितवे पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया है इन द रखाइन प्रोविंस, जो कि साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। नाउ दिस प्रोजेक्ट विल कनेक्ट सितवे पोर्ट इन म्यांमार विद द स्टेट ऑफ मिजोरम इन इंडिया। तो इंडिया से कौन सी स्टेट आ रही है? मिजोरम स्टेट आ रही है। Sittwe port was conceptualized to provide alternate connectivity of Mizoram with Haldia, Kolkata, and Indian ports through the Kaladan River in Myanmar. तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, यहाँ पे कोलकाता आ रहा है, तो स्टार्ट होगा ये इधर म्यांमार कहीं से और फिर इधर कोलकाता से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा सितवे पे। सो बेसिकली दिस वाज द आइडिया ऑफ इट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू डेवलप द लैंड लॉक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनकी ये मेन एम क्या है गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी का, कि टू डेवलप द लैंड लॉक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनको डेवलप करना। ठीक है, एंड टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो मेन स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की ये है कि वहां से स्टार्ट करने का क्यों। अब जब हम अबाउट द वाटरवेज एंड उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष कौन है? तो वो है सरबंदा सोनोवाल। सो ही इज द सरबंदा सोनोवाल and he has formally inaugurated this project, that is Myanmar India project, in 2023 9th of May. Now, in the Indian Ocean, China and India are engaged in a struggle to expand their economic influence. Ports have become really highly significant in this rivalry. China, in particular, has been aggressively seeking to acquire operating rights for numerous ports. वो क्या रहा है कि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, मीन्स जो भी कंट्रोवर्सीज चलती है उसके बीच में, चाइना और इंडिया दोनों ही अपने पोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड जैसे मीन्स इंडिया जितने ज्यादा एक्वायर करता है, चाइना को भी लगता है कि हम उतने ज्यादा एक्वायर करें, एंड मीन्स मैनी अदर थिंग्स, मीन्स हर किसी में आगे रहना। सो बेसिकली दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दैट यू वुड लाइक our video. Before going, just like the video, hit the bell icon for our daily notifications as soon as the video is uploaded. Subscribe to the channel, also share the video. Also, you can tell in the comment section that how you have liked the current affairs video, and also follow us for
daily updates and for daily videos on our YouTube channel. So thank you for watching this video.